डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रघुवंश सर। पिछले वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत मैंने यह बतलाने की कोशिश की थी कि औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया के तमाम देशों ने संसाधनों का विकास कैसे किया। माना कि दुनिया का विकास तो होता रहा, लेकिन दूसरी ओर जंगल कटते रहे, पॉल्यूशन फैलता रहा, खनिज संसाधन खत्म होते गए। परंतु अब संसाधनों का ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जो कई समस्याओं को जन्म दे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष न बचा पाए। इसलिए अब हमें संसाधनों का वैसे विकास की जरूरत है जिसमें पर्यावरण और उसमें रहने वाले अन्य प्राणियों का कोई नुकसान भी न हो, यानी लिव एंड लेट लिव या जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विकास करने की अब जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत पूरे विश्व में की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण को नुकसान किए बिना विकास करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट means such development which takes place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations। अर्थात वैसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ बिना किसी समझौते के अगर होता है तो वैसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत एजेंडा 21 के तहत पहली बार ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में की गई थी, जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन या द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। सम्मेलन में सभी एकत्रित नेताओं ने एक ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अपनी सहमति प्रदान की। अब आइए एजेंडा 21 क्या है इसे समझते हैं। एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन या घोषणा है जिस पर 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है। इतना ही नहीं, इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its local Agenda 21। यह एक तरह से एक घोषणा है जिसका लक्ष्य कॉमन इंटरेस्ट या समान हितों, म्यूचुअल नीड्स या पारस्परिक आवश्यकताओं तथा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की हुई क्षति या नुकसान पर, गरीबी और रोग पर विजय प्राप्त करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार
अपना स्थानीय एजेंडा 21 अवश्य तैयार करें। अब आइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, मतलब संसाधन नियोजन या संसाधन के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। किसी काम को करने से पहले हम एक सुनिश्चित योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक अगर लाना है तो आपको अपने पाठ्यक्रम की एक योजना बनानी होगी, एक रूटीन बनाना होगा, तभी आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही महत्व है। इसलिए संसाधनों का भी न्यायोचित उपयोग करना चाहें तो प्लानिंग ही एक अच्छी रणनीति है। अर्थात प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। भारत जैसे देश के लिए प्लानिंग का महत्व तो और बढ़ जाता है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। हमारे देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र किसी न किसी संसाधन से भरा पड़ा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा संसाधन हो तो कुछ क्षेत्रों में बहुत कम या कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं। फिर भी इनका विकास तभी उचित होगा जब इनके लिए पूर्व नियोजित कार्यक्रम होगा। किंतु रिसोर्स प्लानिंग इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग बनाने में कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। मतलब संसाधनों के विकास के लिए जो सबसे जरूरी कार्य है वह है देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद संसाधनों को खोजना और पहचानना। कितने दूर तक या कहां-कहां तक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, इसका मैप तैयार करना तथा इनकी मात्रा कितनी और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका अनुमान लगाना और उसका मापन करना। सेकंड, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अर्थात संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी, स्किल्स या कौशल और संस्थागत ढांचे तैयार करना होता है। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर संसाधनों के विकास के लिए योजना बनाते समय तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन विकास योजनाओं को देश के विकास की योजनाओं से मिलाकर देखते हैं कि यह देश के विकास में कितना योगदान दे सकता है। रिसोर्स प्लानिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आजादी के बाद से ही भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है। ये तो बात सही है कि किसी देश की तरक्की के लिए उस देश का उपलब्ध संसाधन एक आवश्यक शर्त है, लेकिन अगर वहां टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज का अभाव हो तो संसाधन का विकास संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अपने देश के भिन्न भिन्न राज्यों पर नजर डालें तो कुछ राज्य ज्यादा विकसित हैं, कुछ अन्य राज्यों की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राज्य ज्यादा विकसित हैं वहां टेक्नोलॉजी, स्किल्स की कमी नहीं है, और जहां ये नहीं पाए जाते वहां आज भी पिछड़ापन है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग
जानने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है संसाधनों का संरक्षण, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज द एथिकल एंड सस्टेनेबल यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस बाय ह्यूमंस। मानव द्वारा कीमती प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से किया गया उपयोग ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। गांधी जी ने संसाधन संरक्षण की चिंता को इन शब्दों में व्यक्त किया था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त है, न कि प्रत्येक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरे आबादी की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में भरपूर संसाधन हैं, लेकिन अत्यधिक लालच को पूरा करने के लिए नहीं। उन्होंने ऐसे लालची और स्वार्थी व्यक्तियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शोषण करने वाली नियति को वैश्विक स्तर पे संसाधन के खत्म होने का या क्षय होने का मूल कारण माना है। वे चाहते थे कि अत्यधिक उत्पादन करने के बजाय अत्यधिक लोगों के द्वारा उत्पादन हो, परंतु पूरे विश्व में संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं, जिसका मैंने बहुत कुछ वर्णन पिछले वीडियो में किया है। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे भी हैं जिनका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते, जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा इत्यादि। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।